प्रश्न 25, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे थोड़ा हमें अरेंज करना पड़ेगा समीकरण को। 6x², फिर आएगा -7x और ये -3 पीछे चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, 6x² - 7x - 3 = 0। अब ये एक कंप्लीट समीकरण बन चुका है। अब हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो चलते हैं यहाँ पर। ओके, फैक्टर्स करने के लिए आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की करते हैं गुणा। तो 6 गुणा -3 हो गया -18। अब 18 के लेना होगा एलसीएम, तो 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ओके, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि गुणा करने पर 18 आए और प्लस या माइनस करने पर -7 आए, ये वाला। ओके, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो आते हैं एलसीएम पर। 3 तिया 9 और ये वाला 2। ठीक है, निशान का भी ध्यान रखना है आपको। -9 गुणा 2 करने पर आता है -18 और -9 + 2 करने पर आता है -7, क्योंकि यहाँ पर हमें -7 चाहिए, तो इसलिए बड़ा नंबर हमने माइनस का लिया, तभी हमें -7 यहाँ पर मिलेगा। तो हमारे फैक्टर्स आ गए -9 और 2। ठीक है, अब हमें इन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। -7 की जगह -9x + 2x। ओके, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 3x, अंदर बचेगा 2x - 3। जो यहाँ पर है वही सेम टर्म यहाँ पर भी होनी चाहिए, तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे +1। अब एक ब्रैकेट में 3x + 1 और इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट हम पिक कर लेंगे, जो है 2x - 3 = 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वेट रखेंगे। ठीक है, 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। ओके, अब ये -3 है, यहाँ पे आके +3, ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, 2 यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक x का मान आ गया 3/2 और यहाँ पर +1, इधर आके -1, ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, इधर आके भाग में चला जाएगा, तो एक x का मान आ गया -1/3। ये आ गए हमारे शून्यक। ओके, प्रश्न 26, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1/4 तथा -1 हो तो ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। द्विघात बहुपद को बनाने के लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x + a × b। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x² अल्फ़ा + बीटा यानी कि शून्यकों का योग हमें दिया है 1/4 और ये वाला x यहाँ पर। ठीक है, और गुणनफल हमें दिया है -1। x² ये माइनस प्लस माइनस 1/4x हो गया, प्लस माइनस -1। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब इस 4 से तिरछी गुणा होगी। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4x², ये -x यहाँ पर और इसकी 4 से गुणा, तो 4 एकम 4 अपॉन में 4 भी रहेगा। ठीक है, 4 से तिरछी गुणा, जिसे एलसीएम भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर 4 है, तो इस पूरी टर्म में से हम इस 4 को, तो इस 4 को नहीं ले सकते, 1/4 को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंदर ये पूरी टर्म यानी कि 4x² - x - 4 बचेगा। यही हमारा द्विघात बहुपद है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 27, द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0 का हल गुणनखंड की रीत से ज्ञात कीजिए। ओके, जो हमें समीकरण दिया है इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 8 है इसकी x से गुणा होगी और 2 से भी गुणा होगी। ओके, 8 दूनी 16x², 8 एकम 8x और यहाँ पर है 1, पूरे के अपॉन में आ जाएगा 8। ओके, अब 8 यहाँ पर भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा होगा। 8 की 0 से गुणा की, ये हो गया 0, तो ये आ गया हमारा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर इस समीकरण में एक फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखो कैसे,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब है 16, किसका वर्ग है? 4 का, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर बी स्क्वायर यानी कि 1 किसका वर्ग है? 1 का ही वर्ग है, ठीक है। तो ये हो गया बी स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग। अब बीच में क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस 2a की जगह क्या लिखना है? 4x और b की जगह 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब a की जगह 4x, b की जगह -1, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है तो -2ab, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और पूरे का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बना के हमने इसको सॉल्व किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब 4x - 1 का होल स्क्वायर आया है, तो इसको हम स्क्वायर है इसलिए 2 बारी लिख देंगे और 0 के इक्वेट भी रख देंगे, ठीक है। अब ये -1 इधर आके +1, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, इधर आके भाग, तो x बराबर आ गया 1/4, यहाँ पर भी सेम ही। तो समीकरण के मूल आ गए 1/4 और 1/4। दिस इज द आंसर। प्रश्न 28, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 एंड सो ऑन का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी है, उसका 30वां पद हमें फाइंड करना है। तो AP है 10, 7, 4 एंड सो ऑन का 30वां पद। तो A हो गया यहाँ पर 10, फिर हमें फाइंड करना है D होता है A2 माइनस A1, यानी कि ये है A2 और ये है A1, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना। तो A2 है यहाँ पर 7, A1 है यहाँ पर 10, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 गया तो आंसर आया -3, ये आ गया D। और N है 30, क्योंकि उसने कहा है 30वां पद। ओके, अब AP का 30वां पद फाइंड करने के लिए ये है फॉर्मूला AN = A + n-1D। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, N है 30, A है 10, N है 30 -1 और D है -3। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर 10 + 30 - 1 होता है 29 और ये -3, ये 10 29 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 87, प्लस माइनस माइनस होता है 87 में से 10 को माइनस किया माइनस, तो आंसर आया -77। ओके, तो इसका मतलब 30वां पद हो गया -77। AP का 30वां पद है -77। प्रश्न 29, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12 के प्रथम 10 पदों का योग। ओके, तो A हो गया यहाँ पर 2, ये पहला नंबर। फिर फाइंड करते हैं D होता है A2, ये A2 है और ये A1 है, ठीक है। D होता है A2 माइनस A1, तो A2 है यहाँ पर 7, A1 है यहाँ पर 2, 7 - 2 हो गया 5 और N बराबर है 10, क्योंकि इन्होंने कहा है 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है SN = n/2 2A + n-1D। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, N है 10, 2A, A की वैल्यू है 2 प्लस N है 10 -1 और D है 5। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 10 कैंसिल तो आ गया 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया तो 9 और ये वाला 5 यहाँ पर गुणा में। ओके, ये 5, ये 4, 9 पंजे 45, 45 और 4 दोनों को प्लस करना है 49, 49 को 5 से गुणा किया तो आंसर आया 245। ओके, इस प्रकार दी गई AP के प्रथम 10 पदों का योगफल है 245। दिस इज द आंसर। प्रश्न 30, बिंदु -5, 7 तथा बिंदु -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हमें दूरी ज्ञात करनी है। ओके, तो माना A -5, 7 तथा B
-1, 3 दिए गए बिंदु हैं, इन्हें हमने नाम दे दिया A और B का। ओके, अब ये x1 और ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। ओके, तो दूरी सूत्र होता है AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 है यहाँ पर -1, ठीक है, फिर माइनस x1 है -5, तो ये -5 ये वाला माइनस सूत्र का, और x1 है यहाँ पर -5 और इस पर है होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 है यहाँ पर 3, फिर माइनस y1 है यहाँ पर 7 और इसका है स्क्वायर और इस पर भी है रूट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। ये माइनस 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 प्लस 5 और इस पर है ये स्क्वायर, अब ये प्लस 7 माइनस 3 -4 और इस पर ये वाला स्क्वायर और फिर है रूट। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके, तो 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर, अब ये है -4 का स्क्वायर, यानी कि -4 गुणा -4, माइनस से माइनस कट, 4 चौक 16, -4 का स्क्वायर आ गया 16। ओके, अब ये 4 स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 स्क्वायर होता है 16 और ये वाला भी 16, 16 को प्लस किया हो गया 32 का लेंगे एलसीएम, तो 2 से भाग किया 32 को 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पर 5 बारी 2 आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो रूट में से बाहर निकालना है तो पेयर में से एक नंबर बाहर लेंगे। देखो ये पेयर है जोड़ा, इसमें से एक बारी 2 बाहर, ये जोड़ा है पेयर, इसमें से एक बारी 2 बाहर, इसका कोई साथी नहीं है इसलिए ये रूट में ही रहेगा, तो 2 दूनी हो गया 4, 4 रूट 2 आ गया हमारा आंसर। ओके, प्रश्न 31, बिंदु A -4, -2 और B 6, 8 को जोड़ते रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें लेट करना होगा, माना XY यह है A -4, -2 तथा B 6, 8 से जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ओके, तो मध्य बिंदु फाइंड करने के लिए यहाँ पर ये हमारे पास एक सूत्र है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ओके, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो -4, -2 ये x1 और ये y1 और यहाँ पर ये x2 और ये y2। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो x1 है यहाँ पर -4, x2 है यहाँ पर 6 अपॉन में 2। ओके, y1 है यहाँ पर -2 और y2 है यहाँ पर 8 अपॉन में 2। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 6 में से 4 गया तो 2 अपॉन में 2, 8 में से 2 गया तो 6 अपॉन में 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल आ गया 1, 2 से 6 को कैंसिल किया तो आ गया 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। प्रश्न 32, साइन थीटा बराबर है 3/5 हो तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें साइन थीटा दिया है 3/5। ओके, तो ये त्रिभुज होता है साइन थीटा के लिए पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये 3 क्या है और ये 5 क्या है। तो यहाँ पर एक फेमस सूत्र होता है, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, तो पहली वैल्यू होती है साइन, दूसरी होती है कॉस और तीसरी होती है टेन, साइन कॉस टेन। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो पहली वैल्यू है वो साइन है, मतलब कि लंब बटे कर्ण है। ओके, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक है, तो लंब यहाँ पर है 3, तो इसलिए ये 3 लंब हो गया AB। ठीक है, और 5 है कर्ण, यानी कि AC 5 है और ये कर्ण हो गया। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, कोण C पे थीटा है, AB बराबर 3, AC बराबर 5, BC हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। तो जब त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हो,
तीसरी भुजा फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, तो कर्ण है यहाँ पर 5 लिख देंगे, आधार हमें नहीं पता, लंब है 3। ठीक है, 5 का वर्ग हो गया 25, ये हो गया आधार, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब इस 9 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 25 में से 9 को माइनस किया 16 आ गया। ठीक है, आधार का वर्ग, अब जो ये वर्ग है इस तरफ जाके रूट बन जाएगा। रूट 16, 16 4 का वर्ग होता है, इसलिए आधार आ गया 4। ठीक है, तो अब कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। ओके, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है यहाँ पर 4 और कर्ण है 5, ये हो गया कॉस थीटा। फिर है टेन थीटा जो होता है लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पर 3 और आधार है 4। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 33, कीमत ज्ञात कीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये 2 ले लेंगे। tan 45 डिग्री की वैल्यू टेबल में होती है 1। ओके, तो यहाँ 1 और इस पर लगा है स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। फिर ये वाला प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है टेबल में √3/2, इस पे लगा है यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर है माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इस पर लगा है स्क्वायर, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, बिल्कुल सेम है, और ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये पूरी हो गई कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 एकम हो गया 2। दिस इज द आंसर। प्रश्न 34, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताओ। ओके, तो सबसे पहले आकृति से समझना है कि प्रश्न में हमें क्या करना है। आकृति में ए बी एक चिमनी है, यहाँ से ए से लेके बी तक ये एक चिमनी है। सी डी प्रेक्षक है, ये हमारा प्रेक्षक है। ठीक है, ए डी ई उन्नयन कोण है, देखो ए डी ई उन्नयन कोण है 45 डिग्री का। ए डी ई एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए ई डी 90 डिग्री है। ओके, ये ए ई डी ये 90 डिग्री है, तथा हमें ए बी चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके, तो ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है ए बी क्या है। देखो ये है पूरा का पूरा ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रेक्षक है, ये था आपका डीसी प्रेक्षक है, तो डीसी के सामने का जो हिस्सा है, डीसी है 1.5 का, तो ये भी 1.5 का हो गया। फिर उन्होंने कहा है प्रेक्षक से चिमनी की दूरी 28.5 है, तो ये 28.5 है, तो ये हिस्सा भी 28.5 हो गया। कुल मिला के हमें ए ई ज्ञात करना है, जो कि है यहाँ पर पूरी चिमनी की ऊंचाई है ए बी और हमें ज्ञात करना है ए ई। ठीक है, तो ए ई है लंब और 28.5 ये है आधार। ओके, तो हमारे पास लंब है और आधार है। इस सिचुएशन में लंब बटे आधार होता है 10 और यहाँ पर जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे 45 डिग्री ले लेंगे। 10 45, 10 होता है लंब बटे आधार। ओके, तो यहाँ पर ए बी के दो हिस्से हैं, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई, तो बी ई हमारे पास है 1.5। ठीक है, फिर है देखो डी ई बराबर सी बी, डी ई बराबर है सी बी। अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 ही होगा। ओके, अब 10 45, टेबल में 10 45 का मान होता है 1। यहाँ पर ए ई हमें फाइंड करना है और डी ई देखो ये डी ई यहाँ पर है 28.5। ओके, अब 28.5 यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा, 28.5 को 1 से गुणा करेंगे 28.5 ही आएगा, ये आ गया हमारा ए ई। ओके, ए ई 28.5 आ गया और हमें क्या ज्ञात करना है ए बी,
तो ए बी के दो हिस्से हैं, एक ए से लेके ई तक है और एक है ई बी। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ए ई प्लस ई बी कर देंगे, ठीक है। ए ई प्लस बी ई है 1.5, ओके। तो ए ई आया है 28.5 और ये 1.5, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये देखो मैंने प्लस भी कर दिया है। 30.0 आया है, पॉइंट के बाद 0 को कंसीडर नहीं करते हैं, तो आंसर आया है 30 मीटर। चिमनी की ऊंचाई है 30 मीटर। प्रश्न 35, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है के संलग्न फलकों, फलक का मतलब है यहाँ पर भुजा, को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को समझना है। दो घन हैं, ये हमारे पास दो घन थे, ठीक है, जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर घन है। के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी कि इन दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ये वाला, जिसको हम कहेंगे अब घनाभ। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ओके। तो प्रत्येक घन का आयतन है 64, तो दो घनों का आयतन 64 से 2 को कर देंगे गुणा, हो गया 128, ठीक है। तो अब माना घन की भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमें इसमें भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, तो हमें यहाँ पर उसको लेट करना पड़ेगा। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का घन, तो हमने यहाँ भुजा मानी है x, इसलिए x का घन, और घन का आयतन हमें गिवन है 64 इज इक्वल टू x का घन, ये वाला, ठीक है। अब इस घन को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये रूट में 3 हो गया और ये 64 का लेंगे एलसीएम, तो आया 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, 4 गुणा 4 गुणा 4। अब क्योंकि यहाँ पे घन था तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, तो 3 के पेयर में से एक बारी 4 को हम बाहर ले लेंगे। ये आ गया हमारा x, यानी कि भुजा की लंबाई आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर दो घन थे, इसको मिलाकर हमने बनाया घनाभ। तो इस जब घन थे और घन से हमने घनाभ बनाया, तो आकृति में देखो क्या चेंज हुआ। चेंज ये हुआ कि जो इसकी लंबाई है वो बढ़ गई, ठीक है, लंबाई दुगनी हो गई, यानी कि यहाँ पे 4 आया था ना हमारा भुजा की लंबाई, तो वो हो गई 4 दूनी 8, क्योंकि दो घन को यहाँ पे मिला दिया, तो दो घन को मिलाया तो एक की भुजा की लंबाई थी 4, दोनों घनों की भुजाई की अब लंबाई हो जाएगी 8, यानी कि डबल हो जाएगी, ठीक है। तो लंबाई हो गई 2x, दुगनी हो गई भुजा की, तो x का मान आया है 4, 4 दूनी 8, और b यानी कि ये जो इसकी चौड़ाई है उसमें कोई अंतर नहीं आया, वो 4 ही है, और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी घनाभ की, ठीक है। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, इसमें हम सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 2 लंबाई है यहाँ पे 8, b है 4, प्लस b है 4, h भी है 4, h है 4 और लंबाई है 8। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, ओके। 8 गुणा 4 32, 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 8 32, इन सबको प्लस करेंगे, आएगा 80, 80 दूनी हो गया 160, ये आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिस इज द आंसर। प्रश्न 36, एक बेलनाकार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों समान है, ओके। ये बेलनाकार है, इसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई, त्रिज्या होती है r और ऊंचाई होती है h, दोनों ही समान हैं, ओके। यदि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बेलनाकार का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई, जिसे हम h कहते हैं, वो बराबर है बेलन की त्रिज्या, जिसे r कहते हैं, ओके। तो h भी 7 है और r भी 7 है, दोनों बराबर हैं। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई 22/7, r यहाँ पर दी है 7, r मतलब त्रिज्या, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और h ऊंचाई भी 7 ही है, ओके। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, ये वाला 22 यहाँ पर, 7 7 जा 49, 22 को 49 से गुणा करेंगे तो आएगा 1078, ये आ गया बेलन का आयतन। प्रश्न 37, किसी भी आंकड़ाकीय जानकारी के लिए L बराबर 40, F0 3, F1 बराबर 7, F2 बराबर 6 तथा
h बराबर 15 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ओके, तो बहुलक यानी कि z का फॉर्मूला है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। ओके, तो l यहाँ पर गिवन है 40, f1 है 7, f0 है 3, 2, f1 है 7, f0 3, f2 है 6 गुणा में h है 15। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 40 एज इट इज़, 7 में से 3 माइनस किया आ गया 4, 7 दूनी 14, ये माइनस माइनस प्लस तो 6 और 3 हो गया -9 गुणा में 15। ओके, 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, ये आ गया 5। ठीक है, अब बीच में गुणा है तो तिरछा कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यहाँ पर आ गया 40, ये वाला 4 गुणा में रह गया 3। अब 4 गुणा 3 यानी कि 4 तिया हो गया 12, 40 और 12 को प्लस करेंगे तो आएगा 52। दिस इज़ द आंसर।